यहाँ पर देख लें इधर, यहाँ पर ये MSC हो गया, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल हो गया, और ये नेट इन्वेस्टमेंट है। तो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% है तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल के 1 है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% हो जाता है तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ना चाहिए, के स्टार होना चाहिए। तो आया ये 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, महीना लगेगा, साल लगेगा, 10 साल लगेंगे, कितना लगेगा? तो यहाँ पर ये पूरे मुल्क की बात कर रहे हैं, पूरे इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, ये किसी एक फर्म की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है किसी एक फर्म के पास स्टॉक ऑफ कैपिटल पड़ा हो इन्वेंट्री में, तो वो तो आके इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, लेकिन जब स्टॉक ऑफ कैपिटल जब आपका बढ़ता है, यानी तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए। और नेट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सी चीज़ें हैं। नेट इन्वेस्टमेंट के लिए आप क्या करते हैं, आपको सेविंग चाहिए होती है, आपको लोन चाहिए होते हैं। ठीक है, आपको लोन चाहिए होते हैं, आपने क्या करना है, आपने ऑर्डर करना होता है, आपने चीज़ें खरीदनी होती हैं, आपने नए बिल्डिंग्स बनाने होते हैं, नई मशीनें खरीदनी होती हैं। नई मशीनें आपने फर्म को कहा कि मुझे मुझे मशीन दे, वो कहती है कि बनाना पड़ेगी। ठीक है, सो जब नेट इन्वेस्टमेंट हम करते हैं तो क्या हो जाता है, जब भी डिमांड बढ़ेगी ना नेट इन्वेस्टमेंट के लिए, कैपिटल की डिमांड बढ़ेगी ना, तो उनकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर मैं नेट इन्वेस्टमेंट अगर करूँ तो ये जो कर्व होती है इसको हम कहते हैं मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये वही इन्वेस्टमेंट कर्व है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कर्व को हम मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। ये वही इन्वेस्टमेंट कर्व है जो हम बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बिल्कुल ये उल्टा सी शेप है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर ये जो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब है कि प्राइसेस उसकी बढ़ना शुरू हो जाती है कैपिटल की, क्योंकि डिमांड बढ़ती है, तो जिस चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इसलिए ये एकदम नीचे गिरता है इन्वेस्टमेंट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रेट यहाँ पर शुरू हो गई, यहाँ पर ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल है, क्योंकि मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल यहाँ पर 9% है। ये आप कहेंगे कि जी ये कैसे है, यहाँ पर ये मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल 9% है, जो जो हम इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर उसकी मार्जिनल एफिशिएंसी कम कम हो रही है, कम हो रही है। यहाँ पर देखें, यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी यहाँ बराबर हो गई 5%। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 5% है और मार्जिनल एफिशिएंसी भी 5% है। तो पहले स्टेज में हमारे पास इन्वेस्टमेंट हो जाएगी नेट इन्वेस्टमेंट OI4। पहले पीरियड में कितनी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, OI4। जब OI4 मेरे पास नेट इन्वेस्टमेंट हो गई ना, तो मेरे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ जाएगा जी OK1, OK2। कितना इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, ये मेरे पास K1 से लेकर K2 तक में जी पहुंचाया। ठीक है ना, ये पूरी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि यहाँ पर मुझे कैस्टारिक तक ले जाए। इसने कितना एडिशन किया, K2 तक एडिशन किया इस इन्वेस्टमेंट ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पीरियड में फिर दोबारा मेरे पास देखें, यहाँ पर इकोनॉमी में फिर भी डिजायर्ड स्टॉक ऑफ कैपिटल है वो कैस्टेरिक है, मेरे पास K2 मौजूद है मुल्क में। तो मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट के लिए क्या करूँगा, दोबारा जाऊँगा। अभी जब दोबारा जाऊँगा नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट यानी दोबारा मैं करूँगा, तो यहाँ पर मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल पहले पहले 9% थी, अब कम हो जाएगी, 8% हो जाएगी। क्योंकि याद रखो, जितना हमारे पास स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता है तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल कम होती है। यहाँ पर याद रखो, ये यहाँ से दोबारा क्यों नहीं शुरू हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी कैपिटल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं, कैपिटल की प्राइसेस बढ़ जाती हैं। जब बढ़ जाती हैं तो फिर ये यहाँ से शुरू नहीं होगा, नीचे से शुरू होगा। तो अब देखो, अब ये दोबारा, अब इसकी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है या कैपिटल, इसकी रिटर्न जो है वो 8% है, रिटर्न 8% है। यहाँ तक आते आते यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम हो गया, तो 5% के जब बराबर हो गया तो नेक्स्ट लेवल पे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है OI3। तो अब वो स्टॉक ऑफ कैपिटल K3 तक पहुंचाया, कहाँ तक पहुंचाया, K3 तक। फिर मैं दोबारा इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो ये यहाँ से दोबारा इन्वेस्टमेंट तीसरे पीरियड में यहाँ तक आ जाएंगे जी, OI2 इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो स्टॉक ऑफ कैपिटल कितना पहुंचेगा, K4 तक पहुंच जाएगा। फिर दोबारा इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दोबारा इन्वेस्टमेंट यहाँ करने करने से OI1 इन्वेस्टमेंट यहाँ ऐड करेंगे, तो हम तब जाके कैस्टारिक तक पहुंचेंगे। फिर भी कैस्टारिक से कम होगा, क्योंकि हम कभी भी इकोनॉमी में जितने डिजायर्ड कैपिटल होता है वो कभी भी पूरा नहीं करते। ठीक है ना, अगर आपके मुल्क में डिजायर्ड जो कैपिटल हो गया वो पूरा हो गया, तो फिर तो इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी। तो हम जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तब करते हैं क्योंकि डिजायर्ड एक्चुअल से डिजायर्ड ज़्यादा होती है और एक्चुअल क्या होती है, कम होती है। तो यहाँ हमें क्या होती है, याद रखो कि जब भी आपको मुल्क में
इन्वेस्टमेंट की इसकी ज़रूरत हो, स्टॉक ऑफ कैपिटल इंक्रीज करना हो, तो ये यकदम नहीं होता कि K1 से केस डायरेक्ट तक आ जाए। ये सालों में होता है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट्स मुद्दतों इस पे लगते हैं, ठीक है। या काफ़ी टाइम चाहिए होता है आपको, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंड चाहिए, उसकी कैपिटल जो है वो प्रोडक्शन होती है, वो बढ़ जाती है, प्राइस उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये एक किस्म के इन्वेस्टमेंट एक पीरियड में नहीं होगा, बल्कि वो 5, 10, 15, 10 जितने भी उसमें पीरियड लगेंगे, तो वो स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या हो जाता है, उसमें बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सो यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू तो मैंने तैयार की थी, लेकिन नेट प्रेजेंट वैल्यू मेरे कोर्स में नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बेनिफिट कॉस्ट रेशो हमारे टॉपिक में है। बेनिफिट कॉस्ट रेशो, बेनिफिट कॉस्ट रेशो इस तरह है कि हम क्या ले लेते हैं, बेनिफिट्स जो बेनिफिट कॉस्ट रेशो इस तरह है कि फार्मूला उसका ये है कि समेशन बी आई डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर टी समेशन सी आई डिवाइड बाई 1 प्लस आर रेस्ट टू पावर टी। यानी हम यहाँ पर क्या देखते हैं, बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू देख लेते हैं। बेनिफिट की प्रेजेंट वैल्यू यानी रेवेन्यू, जो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट का मतलब है जो रेवेन्यू हमें मिलते हैं प्रोजेक्ट से, जो रेवेन्यू मिलते हैं ना, प्रोजेक्ट से जो रेवेन्यू मिलते हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू, यानी इनकम फ्लो जो नहीं, इनकम फ्लो की रेवेन्यू देख प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं। सिंपल इज दैट, बी आई इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम फ्लो, ठीक है, या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स। और फिर हम जो कॉस्ट करते हैं, जो इस पे लगाते हैं, प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाते हैं, कॉस्ट करते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम करते हैं, दोनों की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लेते हैं, फिर डिवाइड कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनकम फ्लोज डिवाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट, दोनों डिवाइड कर लेते हैं। याद रखो, अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 आता है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, अदरवाइज वी विल नॉट एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन है इस पे, यहाँ पर कैपिटल कॉस्ट है, ठीक है, 7,500, 6,000, ठीक है, और मेंटेनेंस कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो कुल कॉस्ट ये आ गया। इन तीनों को जमा करो कॉस्ट को, तो 7,500 कॉस्ट आ गया, 6,000 कॉस्ट आ गया, 13,000, 1,300 कॉस्ट आ रहा है। ये 7,500 कॉस्ट जीरो ईयर पे लिखा हुआ है। जीरो ईयर का मतलब ये कि ये पहले साल का खर्चा है, पहले साल को हम जीरो ईयर कहते हैं। ये एक साल के बाद है 1, ये दूसरे साल के बाद खर्चा है, तीसरे साल के बाद खर्चा है, तो ये 3 सालों के बाद खर्चा है। बेनिफिट्स देख लें, पहले साल प्रोजेक्ट चूंकि काम हो रहा है तो कोई खर्चा नहीं, दूसरे साल भी इस पे, यानी पहले साल भी खर्चा नहीं, पहले साल तो ये हो गया, ये दूसरा आने वाला साल है, आने साल में कोई कोई बेनिफिट्स नहीं, रेवेन्यू नहीं है। फिर हर साल ये 6,000 6,000 6,000 6,000 दे रहा है, और सॉल्वेज वैल्यू ये स्क्रैप वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो कोई स्क्रैप में जो बचा है तो ये सॉल्वेज वैल्यू हो गई, ठीक है, तो ये बेनिफिट्स हो गए। तो हमने बेनिफिट्स जो हैं, बेनिफिट्स, अब इसको यहाँ पर बीसीआर करना है, 12% डिस्काउंट रेट पे गिवन होगा कि इसके जी किस किस डिस्काउंट रेट पे मालूम करना है। तो पहले 1 डिवाइड बाई 1 प्लस ये जो डिस्काउंट रेट होगा ये 0.12 ले लें, रेस्ट पावर टी ले लें, ठीक है। इस फार्मूले में डालने पहले तो ये डिस्काउंट रेट मालूम कर लें। यहाँ पर पावर 0 हो जाएगी, यहाँ पर पावर 1, फिर 2, फिर 3, और इस तरह करके फिर बेनिफिट यहाँ पर इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस कॉलम को मल्टीप्लाई करें तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इनकम फ्लो होगी, ठीक है। और ये वाला कॉलम जो फिर कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर लो इस कॉलम से, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट हो जाएगी। तो ये उसको सम कर लो, एक इसका सम ये आ रहा है, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स है या इनकम फ्लो है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट है, ठीक है। दोनों डिवाइड कर लो, अब ये यहाँ पर भी फार्मूले लगा लो और डिवाइड को, इसका आंसर आता है 1.14, ग्रेटर देन 1 आ रहा है, जब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये बेनिफिट कॉस्ट रेशियो हो गई। तो वी विल हैव टू कैलकुलेट द बेनिफिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स। बेनिफिट कॉस्ट रेशियो में क्या है, बेनिफिट्स या रेवेन्यू या इनकम फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो, ठीक है, और कॉस्ट की इनकम वो मालूम कर लो, प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक साल खर्चा नहीं होता, हर साल खर्चा हो रहा है, हर साल देखो खर्चा हो रहा है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू मालूम कर लो। अब डिवाइड कर लो कि इसका आंसर 1 आ रहा है, 1 से ग्रेटर आ रहा है। अगर 1 से ग्रेटर आ रहा है तो वी विल हैव टू एक्सेप्ट, अगर कम आ रहा है तो फिर एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रोजेक्ट, फिर नुकसान ही होगा।